दोस्तों नमस्कार। आज 14 सितंबर है। आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। हिंदी दिवस मनाने के पीछे बहुत से लक्ष्य हैं, जैसे हमें हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त देना। लेकिन हिंदी जितना देखने में सरल दिखाई देती है, क्या वाकई में यह उतना ही सरल रही है पुराने बीते दिनों में, या फिर इसका इतिहास इतना ही सरल रहा है? आइए एक बार इसके इतिहास के बारे में जानते हैं। हिंदी भाषा का इतिहास शुरू होता है हिंदी भारोपीय भाषा परिवार से। भारोपीय परिवार को 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, फिर उसके बाद में मध्यकालीन आर्य भाषा, तृतीय आधुनिक कालीन आर्य भाषा। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का समय 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व का समय माना जाता है। इसमें ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद की रचना हुई। फिर उसके बाद में आता है मध्यकालीन आर्य भाषा। मध्यकालीन आर्य भाषा का समय 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी का समय माना जाता है। इसमें सबसे पहले 3 प्राकृतों में बांटा गया है। इसके प्रथम प्राकृत को 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक का समय माना जाता है। इसमें रामायण, महाभारत आदि की रचनाएं हुई। फिर उसके बाद में इसके द्वितीय प्राकृत को 1 ईस्वी से 500 ईस्वी का समय माना जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार के अश्वघोष के नाटकों और फिर उसके बाद में अशोक अभिलेखी तथा अशोक से इतर अभिलेखी की रचना हुई, जिसमें महाराजा सम्राट अशोक ने अपने विचार शिलाओं में लिखवाया। फिर उसके बाद में तृतीय प्राकृत में आता है। तृतीय प्राकृत में अपभ्रंश और औहट्य आती है, जिसकी समय रचना या समय काल 500 ईसा से 1000 ईसा का समय माना जाता है। फिर अंत में आधुनिक आर्य भाषा आता है। आधुनिक आर्य भाषा का समय 1000 ईस्वी से अब तक का माना जाता है। तृतीय प्राकृत की भाषा को अपभ्रंश को 7 भागों में बांटा गया है। सौरसैनी, पैशाची, फिर उसके बाद में वर्चड्य, महाराष्ट्री, मागधी और अर्धमागधी। हिंदी का विकास सौरसैनी से ही आरंभ हुई। फिर उसके बाद में आधुनिक आर्य भाषा परिवार में सौरसैनी, म्लेच्छो, औहट्य के रूप में अधिक सामने आई। फिर आधुनिक काल आर्य भाषा में ही विभिन्न प्रकार के रासों का निर्माण हुआ, जिसमें से कुमार रासों और सब दलपति विजय, पृथ्वीराज रासों, जगनिक की भी पुस्तकें प्रकाशित हुई, जिसकी भाषा औहट्य यानी कि मलिच्छों की भाषा थी और वह भाषा ब्रज भाषा के रूप में जानी गई। जो हम हिंदी साहित्य के इतिहास को देखते हैं तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ समय तक हिंदी साहित्य पे ब्रज भाषा का राज रहा, लेकिन फिर वह दिन दूर नहीं रहे जब धीरे धीरे करके ब्रज भाषा का दोहन होने लगा और फिर उसके बाद में अवधी, मागधी और विभिन्न प्रकार की बोलियों का हिंदी भाषा पे राज होने लगा। जो हम देखें तो कबीर के दोहे और फिर उसके बाद में मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाओं में अवधी का प्रयोग शुरू से होने लगा और अंततः आते आते भरतेंदुआ युग के काल में हिंदी खड़ी बोली में गद्य और पद्य दोनों की रचना होने लगी। फिर उसके बाद में अंग्रेज़ों द्वारा एक बहुत ही सराहनीय काम कार्य किया गया, जिन्होंने बंगाल में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की और फिर उसके बाद में हिंदी के प्रचार और प्रसार में बहुत सारे योगदान दिए, जिसमें से सर जॉर्ज ग्रियर्सन प्रसिद्ध हैं। उन्होंने हिंदी को बढ़ाने के लिए तथा हिंदी के इतिहास को भी उन्होंने लिखा।
हिंदी के इतिहास लिखते हुए उन्होंने एक गलती की तथा बहुत सारे सुधार भी किए। और फिर उसके बाद में ईसाई मशीनरियों द्वारा भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा हिंदी को बढ़ाने में। लेकिन अंग्रेज अपने नियम को बनाए रखने के लिए तथा हिंदुस्तान में फूट डालने के लिए एक अलग ही प्रकार का नियम ले आए। उन्होंने उर्दू को बढ़ावा दिया तथा हिंदी को कम वरीयता दी। हिंदी को कम वरीयता देने के कारण उन्होंने उर्दू से पढ़ाई करने वाले लोगों को विदेश में जाने के लिए अधिक वरीयता दी। वहीं से हिंदी में उर्दू का धीरे धीरे समावाहित हुआ और 1920 यानी कि लगभग प्रेमचंद के उपन्यास लिखने के समय में पूरी तरह से हिंदी उर्दू में भी हो गई। फिर उसके बाद में हिंदी के जो उपन्यास आते थे उसमें दो बोलियों या फिर दो जुबानों का समावेश मिलता था, हिंदी और उर्दू। और वर्तमान समय में भारत की राज्य भाषाओं में दो बोलियों का मिलना आवश्यक हो जाता है, पहला हिंदी और दूसरा उर्दू। निज भाषा उन्नति सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा उन्नति को मिटे नहीं को सूल। दोस्तों, इसी के साथ ही आपके मन में एक संशय बना रहा होगा कि क्या आज भी हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है? तो इसका उत्तर है नहीं। हिंदी मात्र हमारी राज्य भाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं। क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस समय कुछ ऐसी विकट परिस्थितियाँ थी कि लोग हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना उचित नहीं समझे और संविधान के अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक भारतीय भाषाओं का प्रावधान किया। अब इसके बाद हमारे जो भी मित्र होंगे वह सोचते होंगे कि क्या अब उत्तर भारत में बोले जाने वाली एक बोली है भोजपुरी, वह भी एक भाषा है? तो वह भाषा नहीं है, क्योंकि भारत में एक कहावत है कि कोस कोस पे पानी बदले हर 4 कोस पे बानी। भारत इतना विशाल है कि हर उसके चौथे कोस पे आपको एक नई बोली का अवतरण देखने को मिल जाएगा, हर एक नई 4 कोस पर जुबान मिल जाएगी। उसी के आधार पर कहा जा सकता है कि जो भोजपुरी बोली है वह मात्र बोली है, भाषा नहीं। क्योंकि किसी भी भाषा को उचित होने के लिए उसकी 2 चीज़ों का मान्य आवश्यक होता है, पहला कि उसका भरपूर मात्रा में साहित्य हो और दूसरा उसका व्याकरण हो। इस प्रकार से भोजपुरी हमारी भाषा नहीं है, वह मात्र बोली है। वैसे जो बोलियों की देखा जाए तो भारत में 10,000 से अधिक बोलियाँ बोली जाती हैं और यह 4 भाषा परिवारों में बोली जाती हैं। वैसे भारत में हिंदी की बोलियों की बात की जाए तो भारत में पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी करके बोली जाती हैं, जिसमें पूर्वी में 3 बोलियां आती हैं और पश्चिमी में 5 बोलियां आती हैं। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी बोलियां मानी जाती हैं। पश्चिमी हिंदी में हरियाणवी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी और बुंदेली बोली जाती हैं। यदि हम अब वर्तमान समय में जो देखते हैं तो हिंदी की बोलियां कुछ अंग्रेजी को अपना अस्तित्व प्रदान कर रही हैं। जिस प्रकार से सोशल मीडिया का बढ़ता प्रयोग हम लोग के जीवन में दखल दे रहा है, उससे हिंदी की एक नई छवि देखने को मिलती है, जिसमें भरपूर मात्रा में इंग्लिश का प्रयोग होता है। और साथ ही में जो हमारी प्रमुख बोलियां थी वह भी धीरे धीरे नष्ट होती चली जा रही हैं। आज हम लोगों को यह शपथ लेना चाहिए या फिर उन जो हमारी पुरानी बोलियां या परंपरागत बोलियां हैं उनको बचाने के लिए एक प्रयास करना चाहिए। क्योंकि अभी जो हम देखते हैं तो हमारी प्रमुख बोली जो थी अवधी, वह धीरे धीरे नष्ट होती चली जा रही है। साथियों, इसी के साथ में धन्यवाद।